पिछले क्लास में आप आयनिक बंधन समझ रहे थे ना शायद। आयनिक बंधन को परिभाषित कर लिए हम लोग। तो नहीं, इधर आयनिक बंधन के बारे में आपको बताया गया कि आयनिक बंधन का निर्माण तब होता है जब कोई एक परमाणु अपने बाहरी कक्षा से किसी दूसरे परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण करता है। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि आयनिक बंधन जो है वह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो धनायन और ऋणायन के बीच बनता है। इसका कोई एग्जाम्पल अभी तक हम लोग किए नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं और आप लोग भी साथ साथ काम करेंगे। इसका सबसे अच्छा और सटीक एग्जाम्पल है NaCl। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? 11, 2, 8, 1 इसका कन्फिग्रेशन होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2, 8, 7। इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। ये अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? क्लोरीन में। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्लोरीन में आएगा। जो त्याग किया वो बना देगा प्लस वाला आयन यानी Na+, और जो ग्रहण किया वो बना देगा माइनस वाला आयन। अब बताइए Na+ और Cl- अपोजिट नेचर का चार्ज है, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बना देगा? NaCl। और इसी को ना आप लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो ये है आपका पहला एग्जाम्पल। चलो लिखो तो। अब तुम एक चीज याद करो, तुमको पीछे बताया हुआ है ये चीज। NaCl टूटता कैसे है? Na+Cl-, तो जैसे बना है वैसे ही ना टूटेगा। इसीलिए आप NaCl को जब भी तोड़ते हैं तो ये टूटता है Na+ में और Cl- में। तो आप तोड़ के भी आप ना लिखते जाइए, हर एग्जाम्पल को तोड़ते हुए भी चलेंगे तो आपको उससे कुछ नया बात सीखने के लिए मिलेगा, समझ में आएगा। बढ़िया, आगे इसका दूसरा एग्जाम्पल है, साथ साथ चल लिखिएगा, बोलना ना पड़े। CaCl2। कैल्शियम का वैलेंसी कितना, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। बताओ तो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन लिखाएगा? 2, 8, 8, 2। और क्लोरीन का 17, क्या लिखाएगा? 2, 8, 7। रुक जाओ, अब लिख, रुक जाओ तो, इतना इतना लिख के रुक जाओ, अब कुछ मत लिखना, अब थोड़ा कुछ विशेष बात समझो। कैल्शियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? अष्टक पूरा करने के लिए ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, हमेशा त्याग करेगा। अब देखो, हम तुमको यहाँ पर कुछ विशेष बात समझा रहे हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जब भी निकालेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहीं ना कहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? उसके साथ जो बंधन बनाने आएगा उसी में ना जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 2, 8, 7 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, इसको चाहिए केवल कितना? 1। तो कैल्शियम निकालेगा 2, क्लोरीन को चाहिए 1। तो ऐसे स्थिति में बताओ कभी भी उदासीन यौगिक बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इस स्थिति में हम 1 कैल्शियम और 1 क्लोरीन से यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये निकालेगा 2, ये लेगा 1।
तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिए, एक और क्लोरीन एटम ले लीजिए ताकि एक जो इलेक्ट्रॉन फालतू बच रहा है वो उसके पास चला जाए। यानी आपको एक और Cl लेना पड़ेगा जिसका एटॉमिक नंबर 17 होगा, कन्फिग्रेशन होगा 2 8 7। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जो निकलेगा तो एक चला जाएगा इसके पास और एक आ जाएगा इसके पास। तो ये कन्वर्ट कर जाएगा किस में बताओ, Ca2+ में। ये कन्वर्ट करेगा Cl- में, ये भी कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब Ca++ का एक आयन और Cl- का 2 आयन। देखो ये 2 आयन नहीं है, ये एक ही आयन है जिस पर आवेश 2+ आवेश है। ये एक आयन है, इस पर एक माइनस आवेश है, यह भी एक ही आयन है, इस पर एक माइनस आवेश है। और ये दोनों जब आपस में मिलेगा तो ये बनाएगा CaCl2, एक उदासीन यौगिक बनाएगा। बताइए समझ में आया? इसका 2+ इसके एक माइनस और इसके एक माइनस को उदासीन करेगा तो CaCl2 ही ना बनेगा। देखो उसका नाम था सोडियम क्लोराइड, इसका नाम होता है कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो वहां पर आप एक Na एक Cl था सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर एक Ca 2 Cl है, फिर भी हम कैल्शियम डाइक्लोराइड नहीं कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। अब इसका कारण सुनो क्यों, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई का यूज होता है, तो फिर यहाँ ये यूज क्यों नहीं हो रहा है? साइंस में जो चीजें फिक्स होती है उसको लिखना जरूरी नहीं होता है। आप ही बताइए कि कैल्शियम क्लोराइड आप जब भी बनाइएगा तो ये तो फिक्स है ना कि एक कैल्शियम के साथ 2 क्लोरीन लेना पड़ेगा तभी वो उदासीन यौगिक बनाएगा। तो वहां कितना क्लोरीन आएगा ये उसकी संयोजकता पर निर्भर करता है, इसको बोलना कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखिए कैल्शियम का संयोजकता कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो +2, इसका संयोजकता कितना होगा, एक कितना -1 या +1, -1। आप याद कीजिए रेडिकल में आपको कंपाउंड बनाने के लिए बताया गया था, तो Ca का वैलेंसी होता है 2 और क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1। आप याद कीजिए इसको एक्सचेंज करके बना देते थे कंपाउंड, याद है? ये 2 यहाँ आ जाता है और ये 1 यहाँ आ जाता है, ये बनाता है CaCl2। वही चीज बना हुआ है यहाँ पर। तो ये वैलेंसी पर डिपेंड करता है कि क्लोरीन का परमाणु या कैल्शियम का परमाणु कितनी संख्या में रहेगा। तो इस तरह के कंपाउंड में डाई ट्राई टेट्राई ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। अब बताइए तो आप ये चीज टूटेगा कैसे? मतलब सी, यदि आपको कोई कहे कि भाई इसको पानी में डाल के तोड़ना है केटायन और एनायन में, बोलो कैसे टूटेगा? ये टूटेगा Ca++ में, और Cl2 है, ये टूटेगा Cl- में। कै गो Cl-, तो यहां पर क्या लिखेंगे 2। यदि कोई ऐसे लिख देगा ये गलत है, ऐसे लिखेगा तो ये गलत है। जबकि क्यों गलत है? क्योंकि अकेला आयन तो ये है ना, अकेला आयन ये है, इसी को साथ करके लिखना हो तो हम लिखेंगे 2Cl-। आई बात समझ में? अच्छा अब आप एक बात बताइए कि जब आप शुरू में हम इसको तोड़ते थे तो आप लोग के दिमाग में आता था कि सर आप ये 2+ कहाँ से लाते हैं? सोडियम तोड़े तो Na पर 1+ कहाँ से आया, बाद में हम अल्युमिनियम पर तोड़ेंगे तो 3+ कहाँ से आया? ये सब आपको समझ में नहीं आता था। क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि CaCl2 टूटेगा तो Ca पर 2+ आएगा और 2Cl- आएगा, Ca पर 2+ कहाँ से आया? ये उसका संयोजकता है। क्लियर है ये? और इस तरह के यौगिक में धनात्मक पार्ट को पहले लिखते हैं और ऋणात्मक भाग को बाद में। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम को पहले लिखे, Cl- को बाद में। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम को पहले लिखे, Cl- को बाद में। आगे भी कोई आएगा तो धनायन को पहले और ऋणायन को बाद में लिखेंगे। बताइए एग्जाम्पल। बोले थे 10 मिनट में लाइट आ जाएगा, आ ना गया है। 5 मिनट में गर्मी लगना भी बंद हो जाएगा, खाली उस फैन का डायरेक्शन बदलने की जरूरत है। खुश कितना है देखो, उस फैन के आजू बाजू में जो भी है सब बहुत एकदम दिल से खुश है कि आज तो फैन इधर घूमल है, नहीं नहीं रहेगा घूमल। रे घुमाओ उसको, सीधा करो, सीधा करो उसको, उसका मोरी हेठ अरे वैसे वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे देखो, हाँ नीचे से। देखो सुन लो इधर, तुम लोग में से सब लोग कभी भी इस फैन को घुमाना हो, यदि आप इसको पकड़ के तो कभी नहीं घुमाएंगे, या तो इसको पकड़ के घुमाइए और एकदम धीरे धीरे, ठीक है, ऐसे। और नहीं तो नीचे से घुमाइए। इस फैन का एकदम खाली जगह रहना चाहिए जो हवा एकदम सीधे बाहर फेंक दे। 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए।
क्या अब अगला एग्जाम्पल पर चलें? अब अगला एग्जाम्पल हम नहीं करेंगे, अगला एग्जाम्पल आप करेंगे। लिखिए तो AlCl3। AlCl3 नहीं, आप अल्मुनियम, सुनिए सुनो इधर, आप अल्मुनियम और क्लोरीन के मिलने से यौगिक बनाइए तो। अल्मुनियम और Cl से जो यौगिक बनेगा डायरेक्ट बनाइए, देखिए तो कितना क्लोरीन आएगा। आपको अपने समझ में आ जाएगा कि कहाँ कितना होना चाहिए। बना रहे, देखो जो भी आदमी इसका वैलेंसी जानता है उसको पता है कि ये यौगिक कैसे बनेगा। अल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3 और Cl का वैलेंसी होता है 1, तो ये कंपाउंड बनेगा Al, ये एक इधर आएगा और ये 3 इधर आएगा, तो बन जाएगा AlCl3। एक लिखने की जरूरत नहीं होती। अब ये AlCl3 क्यों बना, यहाँ पर 3 क्लोरीन क्यों आया, यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो आप इसको देखिए। चलो बताओ अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर सबको पता है? ये होगा 2, 8। Cl का 17 होता है, 2, 8, 7। अब बताइए ये जब भी देगा तो अष्टक पूरा करने के लिए 3 देगा, 3 देगा, इसीलिए इसका वैलेंसी +3 है। अरे ये जब भी लेगा तो एक ही लेगा, तो अकेला ये उतना इलेक्ट्रॉन को मैनेज कर पाएगा? तो ऐसी स्थिति में 2 गो और न क्लोरीन आएगा, ये हो जाएगा 2, 8, 7, 2, 8, 7। अब यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक जाएगा इसमें, एक जाएगा इसमें और एक जाएगा इसमें, ये बना देगा Al3+, और ये सब बना देगा Cl-, 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 Cl-। और ये सब मिलेगा तो क्या बनाएगा? अल्युमिनियम एगो और क्लोरीन 3 गो, यानी AlCl3। समझ में आया कि वो यौगिक कैसे बना था? अच्छा, इसी को यदि तोड़ने के लिए कोई कहे कैसे तोड़ेंगे बताओ? ये टूटेगा Al3+, और बोलो जल्दी, 3Cl-। इसको बोलेंगे एक केटायन है अल्युमिनियम का और 3 एनायन है क्लोरीन का, या क्लोराइड आयन इसको बोला जाता है। समझे? अब देखो ये जो 3 एग्जाम्पल हम बताए इसमें इतना डिटेल में हम लिखे, अब हम इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, या आप भी नहीं लिखेंगे डिटेल में। अब हम आपको 2 एलिमेंट देंगे, उससे सीधे आप कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। एक बार वैलेंसी चेक कर लो, वैलेंसी निकाल लो, एक्सचेंज कर दो, कंपाउंड बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? जैसे बनाओ तो, मैग्नीशियम और फ्लोरीन के मिलने से जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को बनाओ तो शॉर्टकट में। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है और फ्लोरीन का 9 होता है। अब देखो परमाणु संख्या भी नहीं याद रहेगा तो जुल्मेन हो जाएगा रे। क्या बनेगा? MgF2। MgF2 कितने लोगों का आया है, हाथ खड़ा करो। सच में इतने लोग का आया है? तो इतने लोग का आया है तो हम गलत कर भी कैसे सकते हैं? सही है बिल्कुल। ये जो एग्जाम्पल था, मैग्नीशियम कन्फिग्रेशन होता है 2, 8, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा जी, यानी मैग्नीशियम का वैलेंसी होगा कितना? 2 + 2। और F जिसका एटॉमिक नंबर होता है 9, 2, 7, ये जब भी ग्रहण करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन का होगा एक। दोनों को एक्सचेंज कर दो, क्या बनेगा? ये 2 यहां आएगा और ये एक यहां आएगा, क्या बन जाएगा ये? MgF2। और इसी को यदि उस तरह से बनाते जैसे लिख लिख के बना रहे थे, तो क्या करते, एक और F लिखते,
दो इलेक्ट्रॉन में से एक इसको देते एक इसको देते, ये बना देता है Mg2+, और ये बना देता F-, ये भी बना देता F-। अब बताओ तो ये MgF2 टूटेगा कैसे? ये टूटेगा Mg++ में और 2F-। क्या कोई परेशानी है इसको समझने में? चलिए उधार लीजिए तो इसको। इसी तरह से अब शॉर्टकट में आप लोग सीखिए बनाना इसको। अभी दो चार कंपाउंड बनवाएंगे आपसे, पूरा बनाइए। और हर कंपाउंड को तुम तोड़ोगे भी, जोड़ना भी है और तोड़ना भी, मरोड़ के रख देना है केमिस्ट्री। ये वाला पोटेंशियल चाहिए। अगला एग्जांपल बनाओ तो। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के मिलने से जो कंपाउंड बनेगा उसको बनाओ तो। इसका एटॉमिक नंबर 12, इसका एटॉमिक नंबर 7। तुम पहले वैलेंसी ज्ञात कर लो खुद से, और वैलेंसी ज्ञात करने के बाद देखो कौन कितना देगा कौन कितना लेगा, वैलेंसी एक्सचेंज करके फॉर्मूला बना दो। अब तक तो बन जाना चाहिए था। कितने लोग का बन गया? हाथ खड़ा करो। क्या आया बताओ? Mg N2 सही है। Mg, नहीं नहीं Mg N2 नहीं होगा जी, Mg3N2 ये आएगा। ये आया है, देखो कैसे। Mg का एटॉमिक नंबर बताओ। 12, 2, 8, 2। इसका वैलेंसी कितना? 2। नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 7, 2, 5। ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये 3 लेगा तो अष्टक पूरा, ये 2 दिया तो ये खत्म, 8 अष्टक पूरा। समझ में आ रहा है वैलेंसी कैसे ज्ञात कर रहे हैं? तो इसका वैलेंसी हो गया कितना? 3। ये लेके पूरा करेगा तो -3, और ये दे के पूरा करेगा तो +2। लेकिन फॉर्मूला बनाने में प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ये तो तय है कि पहले प्लस वाला रहेगा और बाद में माइनस वाला। अब आप एक्सचेंज करवा दीजिए। Mg का कितना है वैलेंसी? 2, और नाइट्रोजन का कितना है? 3। दोनों को एक्सचेंज कराइए, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Mg3N2। अब इसको तोड़ने के लिए भी आपको आना चाहिए। Mg3N2 बताओ तो कैसे टूटेगा? रुको, यहां पर थोड़ा सीखो। एक परमाणु है Mg और दूसरा है नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। Mg कितनी संख्या में है? तो यहां लिखेंगे 3। नाइट्रोजन कितनी संख्या में है? तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2। अब हम इसके आवेश को देखेंगे। बताइए कितना चार्ज आया था? +2, तो यहाँ पर लिखेंगे +2। यहाँ पर बताओ कितना माइनस आया? -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। अब देखो मिलाओ तो चार्ज, 1 Mg पर 2 प्लस तो 3 Mg पर 6 प्लस में होगा जी। 1 Mg पर Mg प्लस प्लस, हम ऐसे लिखें तो भी और हम ऐसे लिखें तो भी बात एक ही है। अब जैसे 2 बार हाथी लिखें तो 2 बार लिखना पड़ेगा, नहीं तो 2 हाथी लिख दें तो इसका मतलब ही है तो 2 हाथी। समझ रहे हैं आप? बताइए कितना चार्ज है? +2 +2 +2 +6 चार्ज। वही ना कह रहे हैं कि 1 Mg पर 2 प्लस है तो 3 Mg पर 3 दूना 6 प्लस। यहाँ देखो एक नाइट्रोजन पर -3 है तो 2 नाइट्रोजन पर +6 -6। बताइए एक उदासीन यौगिक का निर्माण करेगा कि नहीं?
इस तरह से ये यौगिक बनता है, इसका नाम होता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड। आप याद कीजिए, शुरू में रेडिकल बताया गया था, उस सब रेडिकल का नाम लिखा हुआ है, फॉस्फाइड, नाइट्राइड, फॉस्फेट, सल्फेट, सब। चलो एक लास्ट करते हैं एग्जाम्पल आज का, उसके बाद फिर आयनिक बॉन्ड में हम आगे बढ़ जाएंगे। NaH का फॉर्मेशन करो तो, इसका नाम कोई बताएगा? बताओ बताओ तो नाम। मेटल के साथ जब भी हाइड्रोजन आए तो उसका नाम हाइड्राइड होता है। सोडियम के साथ आएगा तो सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम के साथ आएगा तो कैल्शियम हाइड्राइड। इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्राइड। सोडियम का वैलेंसी 2, 8, 1। हाइड्रोजन का होता है 1। याद करो, हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा करता है। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उसमें एक ही कक्षा होता है और एक कक्षा का क्षमता जो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और यहां जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 8 और ये हो जाएगा 2। ये कन्वर्ट कर जाएगा Na+ में और ये कन्वर्ट कर जाएगा H- में, और दोनों के मिलने से NaH का निर्माण होगा। और ऐसी स्थिति में NaH टूटेगा कैसे? Na+ में और H- में। चलो एक और काम, एक बस लास्ट तुम बना लो। कैल्शियम और हाइड्रोजन के मिलने से बनाओ तो कौन कंपाउंड बनेगा? कैल्शियम और हाइड्रोजन से मिलने से बनेगा ना कैल्शियम हाइड्राइड। उसका फॉर्मूला बताइए, पूरा स्ट्रक्चर बताइए, तोड़ के बताइए कैसे कैसे टूटेगा, सब चीज बताइए तो। पहले आप इसको उतारिए और उसको बनाइए तो खुद से। हाँ, इनको कुछ पूछना होता है खड़ा होके पूछा कीजिए, पता नहीं चलता है कहाँ से इस भीड़ में बोल रहे हैं। कौन है बोलिए, खड़ी हो जाओ। क्या है, लजा क्या रही है? क्वेश्चन क्या बोले? बोले क्वेश्चन कि कैल्शियम और हाइड्रोजन की मदद से जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको बनाइए। इसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम 2, 8, 8। अब देखो, जिसको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही लिखना नहीं आया उसके लिए तो फिर लफड़ा है। आप याद कीजिए, बेसिक पढ़ा रहे थे तो बोले थे ना कि केमिस्ट्री यदि एक ताला है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसका चाबी है। देख रहे हैं कैसे खुल रहा है चाबी से। अब आप नहीं सीखे हैं तो बेसिक में जाके देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पब्लिक मोड में है यूट्यूब पर, आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं। नहीं तो ऐप से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आप उस पर देख लीजिए। हाइड्रोजन का 1 होता है ये जब देगा तो 2 देगा, और हाइड्रोजन जब लेगा तो 1। तो 2 हाइड्रोजन आना पड़ेगा, यहाँ से 2 निकलेगा तो 1 इसमें आएगा और 1 इसमें आएगा। ये बना देगा Ca++। ये H- और ये भी H-। इस दोनों के मेल से जो बनेगा वो होगा CaH2। और ऐसे भी समझिए ना, कैल्शियम का वैलेंसी 2, हाइड्रोजन का 1। दोनों को एक्सचेंज करवा दीजिए, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा? CH2। तो बताओ ये CH2 टूटेगा कैसे? A++2H। आ गया समझ में? देखो आगे का बात। अब देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताइए। आप लोग यहां तक लिख चुके हैं क्या? कैल्शियम सल्फेट नहीं बता दें? कौन पूछे थे रे, कहाँ गई, कहाँ गया? अच्छा, हाँ ये पूछे थे। इसका क्वेश्चन सब इसने रहता है जो लिंक से हटके रहता है।
सुनिए इधर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक आयनिक कंपाउंड है और इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2 और OH का वैलेंसी होता है 1। ये बना देता है CaOH का होल ट्वाइस। लेकिन यदि हम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से देखें, जैसा कि अभी पीछे हम 2-3 एग्जाम्पल देख रहे थे, तो वैसी स्थिति में आप यहाँ पर फंस जाइएगा। इसलिए फंस जाइएगा क्योंकि कैल्शियम एक मोनो एटॉमिक आयन है, एक परमाणविक आयन है, इसमें केवल एक परमाणु भाग लिया है। और OH माइनस जो है यह एक परमाणविक आयन नहीं है, यह पॉली एटॉमिक आयन है। और इसके बारे में आपको बताया गया था कि आप केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे कि ये सब कैसे बनता है, लेकिन अभी आप वहां तक पहुंचे नहीं हैं। लेकिन चूंकि आप पूछ दिए तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम आपको बताएं। तो सुनिए, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? वैलेंसी 8 होता है। पगला उगला गए क्या? -2 होता है, -2 होता है। इससे यदि हम एक H प्लस को जोड़ दें, O2 माइनस से यदि हम एक H प्लस को जोड़ दें तो क्या बनेगा बताओ तो? O के साथ H, एक प्लस एक माइनस को खत्म करेगा तो OH माइनस बनेगा, हाँ या ना? अब बताइए, O2 माइनस और H प्लस की मदद से OH माइनस बनेगा। तो एक कैल्शियम के साथ, कैल्शियम 2 प्लस के साथ एक OH माइनस तो जुड़ नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में OH का दूसरा आयन भी ना आना पड़ेगा यहाँ। तब जाके कैल्शियम का एक प्लस एक माइनस के साथ दूसरा प्लस दूसरा माइनस के साथ जुड़ेगा और एक न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। लेकिन फिर भी हम आपको कहेंगे कि थोड़ा सा और बर्दाश्त कीजिए, पॉली एटॉमिक वाला केस अभी आया, पॉली एटॉमिक आयन का केस अभी नहीं आया है। वो सब आप कोवैलेंट बॉन्ड समझेंगे तब समझ में आएगा। अभी आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सच पूछिए तो इसका जो फॉर्मेशन हम आपको बताएं, ये सही तरीका इसका नहीं है। हम खाली समझाने के लिए आपको ये बात बोल दिए, इसका तरीका कुछ और होता है, समझे? तो ये पॉलीएटॉमिक का केस है, हम बताएंगे। इससे बेहतर होगा जब आप एक और एग्जांपल पूछें, तो एक और बनाइए, तो आप कैल्शियम ऑक्साइड बनाइए। तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाओ तो। टेंशन नहीं लीजिए, जितना पॉलीएटॉमिक आयन है सब आएगा यहाँ, सब बताएंगे। केमिकल बॉन्डिंग चलेगा 1.5-2 महीना तक, चैप्टर चलेगा। ये तनी मनी को चैप्टर नहीं है, शुरू किए ना तुम्हारा मन जब तक उबेगा नहीं तब तक खत्म ही नहीं होगा ये। जिस दिन मन उब जाएगा बोल देना कि सर मन उब गया, छोड़ देंगे। ये सब चैप्टर को हम पढ़ाने लगे 6 महीना तक खाली केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते रहेंगे, लेकिन उतना का जरूरत आपको है नहीं। इसीलिए जो जरूरत है उतना बता देंगे हम आपको, और वो सब आएगा। अरे वहां गर्मी भी लग रहा है? गर्मी लग रहा है? तब कोई का टोपी देंगे, उसमें एगो इतना को फैन लगा हुआ रहेगा, मुंह में लगता रहेगा। टोपी कभी खोले नाक मुंह कट जाएगा। अरे भाई गर्मी है तो गर्मी थोड़ी सी लगेगी, लेकिन वो जो ऑल बॉल होल थे आप, वो तो नहीं लग रहा होगा। अरे बना क्या? चलो इधर देखो, सुनिएगा इधर। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको थोड़ा ढंग से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कुछ बात ऐसा है जो आपको सीखना चाहिए। आप याद कीजिए, कोमल लेके हटाने और वाला खेल खेला करते थे हम लोग वहां, वो सब आपको इसमें सीखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, 2, 8, 8। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2, 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो 2, 8, 8। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। उसी 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर ले तो 2, 8। इसका अंतिम कक्षा में भी 8, उसके अंतिम कक्षा में भी 8। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा कहां? ये दोनों का दोनों एक ही बार में इसके पास आ जाएगा। बताओ ये किस में कन्वर्ट करेगा? ये प्लस प्लस में। ये किस में कन्वर्ट करेगा? O2 माइनस में। इस पर 2 प्लस, इस पर 2 माइनस, दोनों आपस में न्यूट्रल करके क्या बना देगा? CaO। और यदि आपसे कोई पूछे कि कैल्शियम ऑक्साइड टूटेगा कैसे, Ca का एक एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो एक एटम ही टूटेगा। और यहाँ पर +2, क्योंकि इसका वैलेंसी +2 होता है, और यहाँ पर -2। बताओ ऐसे ही ना टूटेगा?
चलिए बंद कीजिए उतारना। अब आगे देखिए, इसका अगला चीज देखो। अभी तुम देखा कैल्शियम का वैलेंसी 2 +2 और ऑक्सीजन का वैलेंसी वो भी 2 लेकिन -2। तो ऐसी स्थिति में जो वैलेंसी एक्सचेंज मेथड है उसमें यदि हम यहाँ 2 रखें और यहाँ 2 रखें तो इसको यदि एक्सचेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Ca2O2। लेकिन ये गलत हो जाता है, इसमें कॉमन लेके उसको हटाना पड़ता है। अब काहे हटाना पड़ता है उसको देखते हैं। पहले बताइए कि यहाँ 2 कॉमन होगा तो क्या बनेगा, ये ठीक है, ये गलत है। अब कॉमन क्यों लिए, अब आप इस बात को समझिए। अच्छा एक बात बताइए, आप Ca2O2 कह रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2 गो कैल्शियम एटम है और 2 गो ऑक्सीजन एटम है। तो जब एक कैल्शियम पर 2 प्लस है और एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस है, फिर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक और कैल्शियम है और एक और ऑक्सीजन माइनस है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये दोनों आपस में मिलके एक CaO बना देगा, ये दोनों आपस में मिलके दूसरा CaO बना देगा। फॉर्मूला तो हमेशा CaO बनेगा, तो सर का कैल्शियम इसमें जुड़ेगा कैसे, वो जब भी जुड़ेगा तो दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो अलग अणु बनाएगा ना वो। जैसे इससे पहले क्या होता था कि Ca को जब Cl के साथ जोड़ते थे तो एक Ca पर 2 प्लस है लेकिन एक Cl पर एक ही माइनस रहता था, इसके लिए आपको एक और Cl लेना पड़ता था और कंपाउंड बनता था CaCl2। ये सही है, लेकिन यहाँ पर आप Ca2O2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ना। जब एक एक में ही यौगिक उदासीन हो जा रहा है तो फिर आप दो दो काहे ले रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है इस तरीके से ताकि उसका जो नेचुरल एग्जिस्टेंस हो वो मेंटेन रहे। तो ऐसी स्थिति में आप जब भी वैलेंसी इस टाइप का आएगा तो आप वहां पर कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ 2 और यहाँ 4 आता तो 2 कॉमन लेते तो यहाँ बचता 1, यहाँ बचता 2। लेकिन यहाँ 2 2 है तो 2 कॉमन होगा, यहाँ भी बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1। फॉर्मूला क्या बनेगा, CaO। समझ में आया कि कॉमन लेने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि जब न्यूट्रल कंपाउंड बन ही रहा है तो फिर Ca2O2 लिखने की जरूरत क्या है। क्लियर है, ये उतारेंगे तो ये आप लिख लेंगे यहाँ पर Ca2O2 इसको गलत करेंगे और CaO को सही करेंगे, दोनों बात लिखेंगे। यहीं पर आप इसको लास्ट कीजिए। अब हम आयनिक बॉन्ड के बारे में कुछ कुछ बात करते हैं। क्या हुआ, डिस्प्ले तो चल रहा है। अच्छा वो वाला डिस्प्ले, रिकॉर्डिंग ऑन है, चल रहने दीजिए अब उसको। अब ऐसे भी कुछ लिखना है नहीं, खाली हम बोलेंगे अब और आप लोग लिखेंगे। अरे सबको समझ में आ गया। सुनो, वह सभी परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है हमेशा वो कहलाता है धातु। क्या कहते हैं उसको, धातु। वह सभी परमाणु जो हमेशा इलेक्ट्रॉन के त्याग की प्रवृत्ति रखता है वो सब धातु। और त्याग की प्रवृत्ति कौन रखेगा, जिसके बाहरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो। ध्यान रखना, ये धातु की पहचान है। और धातु किसको कहते हैं, आयनिक बंधन बनाने में जो हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और यह परमाणु प्रायः वह होते हैं जिसके बाहरी कक्षा में या तो 7 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन हो या 5 इलेक्ट्रॉन हो। 4 इलेक्ट्रॉन वाले में कुछ धातु कुछ नहीं, कुछ धातु भी है, कुछ अधातु भी है और कुछ उपधातु भी है। वो सब तरह का आता है उसमें, तो उसका अलग अलग केस है। आप आगे और जाइएगा तो समझिएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट वगैरह आता है, वो सब अभी आप समझ नहीं पाओगे। नॉर्मल बात समझिए, जो इलेक्ट्रॉन दिया वो धातु, जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ लिया अधातु। अब आप बताइए कि आयनिक बंधन रहे पीछे इतना मशगूल है किस्सा करने में, बड़ी के मार मारेंगे। इगली सट के आ जाते हैं, खिस्सा करते हैं। सुनिए, तो एक परमाणु हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, एक परमाणु हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा। आयनिक बंधन का निर्माण तभी संभव है जब एक इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा ले। अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन देने वाला काम कोई धातु करेगा और इलेक्ट्रॉन लेने वाला काम कोई
अधातु करेगा। इसका सीधा मतलब है कि आयनिक बंधन का निर्माण हमेशा धातु और अधातु परमाणु के बीच होता है। धातु परमाणु अपने बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को अपने बाहरी कक्षा में ग्रहण करके धातु धनायन और अधातु ऋणायन बनाता है और एक उदासीन आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। आई बात समझ में? वह सभी यौगिक जिसमें आयनिक बंधन हो उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे आयनिक यौगिक जिसमें आयनिक बंधन हो। और एक बात और सुनो, आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। पानी में जब तुम NaCl को डालोगे तो घुल जाएगा। पानी में लगभग सभी आयनिक यौगिक घुलनशील होते हैं, कुछ को छोड़कर। कुछ अपवाद है, और अपवाद भी है तो ऐसे अपवाद नहीं है, कंसेप्ट है उसके अंदर। लेकिन उस कंसेप्ट को अभी तुरंत आप नहीं समझ सकते। अभी आप केमिस्ट्री के मामले में बहुत बच्चे हैं, तो आपको धीरे धीरे सीखिएगा, 12th तक जाते जाते सब समझ में आ जाएगा। तुमको लगता है कि ये हजारे मतलब 3000 में सब सीख लें, ये सब होने वाला? ये 12th में जाओगे, फिर से फीस दोगे, तब सब बात सीखोगे। चलो नीचे रो दो, लिखो तो। लिखेंगे आयनिक बंधन, एकदम फटाफट लिखिए तो। आयनिक, फटाफट, ये भी लिख दिया। अरे फटाफट, ये नहीं लिखना था। लिखेंगे आयनिक बंधन का निर्माण हमेशा, माथा पर हाथ धैले, क्या हुआ? एक चीज सुन लो, कहीं भी श्रोता बन के जाते हो ना, तुम यहाँ पर बैठे हुए तो हमको सुन ही रहे हो, तो कहीं भी श्रोता बन के जाते हो तो एकदम एक्टिव मोड में रहो। और तुम्हारे चेहरा के मतलब एक्सप्रेशन से समझ में आना चाहिए कि आदमी गंभीर है और चीजों को गंभीरता से ले रहा है। एक और बात सुनिए, जब कोई चीज आप बोल रहे होते हैं तो वहां पर सीखने के लिए कम मिलता है, क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं तो सीखी हुई बातों को ही बोल रहे होते हैं। हाँ या ना? और जब आप सुन रहे होते हैं तो आपको और ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि जब आप सुन रहे हैं तो आप सीख रहे हैं। क्योंकि सुन आप इसलिए रहे क्योंकि आपको वो बात पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपका ध्यान और ज्यादा अच्छा तरह से उस पर होना चाहिए। तो सुनते हुए आपको शांत और गंभीर रहना चाहिए। बोलते हुए तो आप ऐसे भी कुत्ता की तरह बकबक कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? देखो, बड़ा प्रैक्टिकल बात हम बोले हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमको ये पहले से बुझने आता था तब हम बोल के तुमको समझा रहे हैं? हम ही को बुझने नहीं आता, कैसे बोलते हम? और तुम सुन रहे हो, इसका मतलब तुम सीख रहे हो। तो ये चीज दिखना चाहिए। यहाँ क्या करता है, मर वाले मर जाएंगे, हेरा जाएंगे, भोतला जाएंगे, मुरियर टिका देता है बेंच पर, प्राण गया, अब नहीं बचेंगे, क्या हो रहा है, क्या हुआ? माथा पर हाथ धैले, बाप रे बाप, कौन फेरा में पड़े यार। ऐसे पर, ऐसे में सुनिए, ऐसे में क्या होता है ये बताते हैं, इसका निगेटिव चीज क्या होता है ये बताते हैं। यदि आप इस तरह का एक्सप्रेशन सामने रखते हैं तो जो आदमी पागल की तरफ बोले जा रहा है और आपको समझा रहा है, उसकी भी एनर्जी डाउन हो जाती है। तुमको देख कर लगेगा, दो यार क्या किसको पढ़ा रहे हैं। और ये साइकोलॉजी है बाबू। एक बार यदि ये चीज दिमाग में आ गया ना कि दो नहीं समझ में आ रहा है, तो ऑटोमेटिक हम अपना क्वालिटी डाउन कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप जितना केयरफुल रहते हैं, जितना सेंसिटिव रहते हैं, जितना गंभीर रहते हैं, जितना पढ़ाई के प्रति एक्टिव रहते हैं, सामने वाला आदमी को उतना एक्टिव रहना पड़ेगा। कोई आपको मोटिवेट कर रहा है और आप सर नीचे रख के सोए हुए, तो क्या ये सब पढ़ेगा लिखेगा, क्या मोटिवेट होगा, ये सब ऑलरेडी बहुत मोटिवेट हो चुका है, नहीं बोलेगा फिर। अब ऐसी स्थिति में हम तुमको समझा रहे हैं। इसका एक और ऑप्शन तो ये था ना कि हम डायरेक्ट लिखा के निकल जाते। अभी जैसे मान लीजिए कि हम आपको बोलते कि आयनिक आयनिक बंधन का निर्माण धातु हमेशा धातु और अधातु परमाणु के बीच होता है, आप लिख लेते और आप मान भी लेते। लेकिन हमने आपको कारण समझाया कि काहे ऐसा होता है। जो देता है वो धातु, जो लेता है वो अधातु। आयनिक बंधन जब भी बनेगा तो लेने और देने, इलेक्ट्रॉन लेन देन करने वाले के बीच में ही ना बनेगा। इसीलिए आयनिक बंधन हमेशा धातु और अधातु के बीच बनता है। यही अंतर होता है। वो बात हम नहीं बोलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम बताइए, हम यदि डंडी मारना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या डंडी मारे? नहीं पता चलेगा। लेकिन इसका नुकसान आपको हो जाएगा आज न कल, पता नहीं चलेगा, आपको चौपट हम कर देंगे। बहुत सारे टीचर ये सब काम करते हैं। वैसी स्थिति में आपको पता भी नहीं चलता है, आपको फ्री में कम फीस में पढ़ा भी देंगे, आपको भी लगेगा कि हाँ एकदम ट्रेंड हो चुका है, जबकि आपके नॉलेज में डेप्थ नहीं रहेगा। हमारा प्रयास ये नहीं होता है।
हमारा प्रयास होता है कि जितना आपको पढ़ाएं उतना हम आपको बढ़िया से सिखा के भेजें, ये जरूरी होता है। ठीक है, तो आयनिक बंधन का निर्माण हमेशा आयनिक बंधन का निर्माण हमेशा धातु तथा अधातु परमाणु के बीच होता है। आयनिक बंधन का निर्माण हमेशा धातु तथा अधातु परमाणु के बीच होता है। नेक्स्ट एरो, धातु परमाणु, नेक्स्ट एरो देके लिखेंगे, धातु परमाणु अपने बाहरी कक्षा से धातु परमाणु अपने बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण धातु परमाणु अपने बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण अधातु परमाणु के बाहरी कक्षा में करता है। अधातु परमाणु के बाहरी कक्षा में करता है। नेक्स्ट एरो, वह यौगिक जिसमें आयनिक बंधन होते हैं, वह यौगिक जिसमें आयनिक बंधन होते हैं उसे आयनिक यौगिक कहा जाता है। वह यौगिक जिसमें आयनिक बंधन होते हैं उसे आयनिक यौगिक कहा जाता है। नेक्स्ट एरो, आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। कल इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट होगा क्लास में, उसको दिखाएंगे। अभी इस पर कुछ और बात है, कुछ एक्सपेरिमेंटल बात है जो कल बताएंगे, एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे यहाँ पर। आइए कल। अवर सारणी का पेज नहीं दिए, चेक करेंगे तब ना देंगे रे। चेक तुरंत हो जाएगा। अच्छा, आप एक पेज लिख लिया, हमारा इतना आदमी चेक करना पड़ेगा, उसमें कुछ लगता नहीं है क्या? हाँ, 12th तक में मिल जाएगा।